हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन दिस क्लास। मैं हूं श्वेतांकी और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th की फिजिक्स, जिसकी पहली चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स। और इनकी इनिशियल 2 टॉपिक्स इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड देयर प्रॉपर्टीज एंड कूलम्स लॉ हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, जो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी। आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसमें सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, पॉइंट चार्ज की वजह से और मल्टीपल चार्जेस की वजह से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं, क्या होती है, और फाइनली हम जानेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है बच्चों, तो क्लास की शुरुआत करते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड से। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? अब इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने से पहले आप इमेजिन करो, एक सिचुएशन है जिसमें कि एक स्पेस है मेरे पास, वहां कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं का मतलब समझो कोई चार्ज नहीं है। प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल, बट जस्ट इमेजिन कि मेरी व्हाइट बोर्ड है और यहाँ पे अभी फिलहाल मैंने कुछ भी नहीं रखा, और अब मैं क्या करती हूँ, एक पॉइंट चार्ज को यहाँ इस पॉइंट पे रख देती हूँ। ठीक है, एक पॉइंट चार्ज को मैंने यहाँ पे रख दिया। अभी इस पॉइंट चार्ज को लाने में मुझे कोई मेहनत नहीं लगी और इसको इस जगह पे रखने में भी कोई मुझे दिक्कत नहीं हुई, और जब मैंने इसको यहाँ रखा तो ये इतनी जगह पे रहेगी। क्यों बच्चे, क्यों रहेगी इस जगह पे? क्योंकि अभी इसको किसी और दूसरे चार्ज का कोई इंटरेक्शन इसे फील नहीं हो रहा, किसी और चार्ज से ये इंटरेक्ट नहीं कर रही, तो इस पे कोई फोर्स नहीं लग रही। फोर्स नहीं लग रही तो ये अपनी जगह पे आराम से रहेगा, है ना। ठीक है, अभी तक सब कुछ सही चल रहा है, जो मैं चाहती हूँ वो हो रहा है। अब मैंने क्या किया, एक दूसरी चार्ज को जिसकी वैल्यू स्मॉल क्यू है, वो लेके हम आते हैं और यहाँ पे रखते हैं। अभी हम क्या क्या सोच रहे हैं कि बिकॉज ये पहली वाली चार्ज रह गई अपनी जगह पे, तो दूसरी चार्ज भी इस जगह पे रह जाएगी, पर ऐसा कुछ होता नहीं है। सेकेंड चार्ज को एक तो लाने में मुझे मेहनत लगी, अगर मैं इसको एक सर्टेन स्पीड से अगर मेंटेन करके लाना चाहती हूँ तो उसमें मुझे दिक्कत आ रही है, और साथ ही साथ अगर मैं इसको इस पॉइंट पे रखना चाह रही हूँ, मान लो ये पॉइंट ओ है, ये पॉइंट पी है, तो इस पी पॉइंट पे इसको रखने में मुझे दिक्कत हुई, और जब मैंने इसको छोड़ा, इस पी पॉइंट पे समा छोड़ा, वैसे ही ये क्या कि ये इस चार्ज ने, मतलब ये स्मॉल क्यू पे क्या हुआ, एक किक लगता है, या तो ये कैपिटल क्यू इसको किक आउट कर देगा या इसको अट्रैक्ट कर लेगा, डिपेंडिंग अपॉन देयर पोलैरिटी। तो ऐसा क्या हुआ कि पहली चार्ज को लाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, और उसको जब मैंने इस जगह पे रखा तो ये उस जगह पे ही है, और सेकेंड चार्ज को लाने में मुझे एक तो प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, मुझे एक फोर्स लगाना पड़ रहा है, और साथ ही साथ जब इसको हम इस पॉइंट पे रखते हैं तो ये इसको या तो पहली चार्ज इसको किक आउट कर देगी या तो उसको अट्रैक्ट कर लेगी। ठीक है, ऐसा हो क्यों रहा है? इसका मतलब तो ये है ना कि पहली चार्ज को रखने के बाद, मतलब पहली चार्ज जब आप रख रहे थे स्पेस में, तो वहां पे कुछ भी नहीं था, कोई भी फील्ड नहीं थी, और जैसे तुमने पहली चार्ज यानी कैपिटल क्यू को यहाँ रखा, इसने क्या किया, अपने आसपास एक फील्ड जनरेट कर दिया, जो फील्ड हमें दिख नहीं रही, लेकिन इसके इफेक्ट को हम फील कर पाते हैं जब दूसरी चार्ज को रखते हैं। तभी आप कह सकते हो कि दूसरी चार्ज को पहली चार्ज की वजह से एक फोर्स मिलता है, और वो उस फोर्स की वजह क्या है, क्यों वो फोर्स क्यों फील कर रहा है, क्योंकि उसके फोर्स से पहली चार्ज ने अपने अराउंड एक फील्ड जनरेट कर दी थी। समझ रहे हो? आई होप कि थोड़ी सी फील आ गई होगी। ठीक है, तो अब आप समझ सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली किसी भी चार्ज के अराउंड वो स्पेस है, ठीक है, जिस स्पेस में दूसरी चार्ज एक फोर्स फील करती है, ठीक है, फोर्स एक्सपीरियंस करती है। तो अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, इरेज कर दो, हाँ लिख लीजिए, it is, write down, it is space around any charge up to which other charges can experience electrostatic force. ओके, ठीक है बच्चों, यही मैंने भी एक्सप्लेन भी किया। इट इज स्पेस अराउंड एनी चार्ज अप टू विच अदर चार्जेस कैन एक्सपीरियंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो प्रैक्टिकली हम ये कहते हैं कि अगर कहीं पे कोई चार्ज है तो वो इन्फिनाइट तक वैसी फील्ड जनरेट करती है जिसकी वजह से कोई दूसरे चार्ज को एक फोर्स ऑफ रिपल्सन या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील होता है, या फिर कह सकते हो वो एक्सपीरियंस करती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को। तो ठीक है, अच्छा, दूसरी बात कि हर चार्ज, every charge can produce its own electric field.
इलेक्ट्रिक फील्ड हर चार्ज की वजह से प्रोड्यूस होता है। एवरी चार्ज कैन प्रोड्यूस its own electric field, every charge can produce its own electric field। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो मैंने एक जनरल टर्म बता दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को हम अगर समझना चाहते हैं, डिफाइन करना चाहते हैं, तो कैसे डिफाइन करें? किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है तो कैसे, जैसे हम कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा गर्मी है, हीट है, तो हीट को मेजर करने के लिए हमारे पास टेम्परेचर होता है। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर करने के लिए ऐसी क्या क्वांटिटी है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर करते हैं हम दो तरीके से, या तो किसी पॉइंट पे अगर हमें किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना हो, उसको डिफाइन करना हो, तो हम उस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बताते हैं। और दूसरी होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या होती है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो लिख लीजिए, नेक्स्ट लिख लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड at any point can be defined by पहली हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब ये बच्चों वो वाली इंटेंसिटी नहीं है, पावर वाली, पावर पर यूनिट एरिया वाली इंटेंसिटी नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इसको इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी बोलते हैं, ठीक है। और दूसरी होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। दूसरी क्या होती है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम ई से डिनोट करते हैं, ठीक है। और ये होती है एक वेक्टर क्वांटिटी, ई से डिनोट करते हैं, ये होती है वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को वी से डिनोट करते हैं, ये होती है स्केलर क्वांटिटी। ये क्या हो गई? ये हो गई वेक्टर और ये हो गई स्केलर, ठीक है। तो पहली चैप्टर एनसीईआरटी के पहली चैप्टर में इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स वाले में हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करते हैं, और सेकेंड चैप्टर में, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ेंगे। तो फिलहाल हम इस पर्टिकुलर वीडियो में, इस पर्टिकुलर क्लास में हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में, ठीक है। पोटेंशियल के बारे में हम तब पढ़ेंगे जब हम सेकेंड चैप्टर डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? चलो देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। किसी पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे डिफाइन कर सकते हैं, समझते हैं, ठीक है। पहले समझ लेते हैं, फिर मैं इसकी डेफिनेशन दिखा देती हूँ। देखो, जैसे कि मैंने अभी तुम्हें सबसे पहले इमेजिन करने को कहा कि आपने एक चार्ज रखा है स्पेस में, वही चीज अभी यहाँ पे देते हैं। मान लो स्पेस में कोई चार्ज है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी है स्पेस में, ठीक है। ऑलरेडी किसी भी स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी भी स्पेस में एक चार्ज तो होगी नहीं, ठीक है, ढेर सारी चार्ज होगी, जिसकी वजह से हमें कहीं पे उसकी इफेक्ट जाननी है। हमें जानना है कि किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, ठीक है। तो हम मान लो कि हमने क्या किया कि उसके इफेक्ट जानने के लिए हमने क्या किया, वहां पे एक चार्ज रखा, ठीक है, जिस चार्ज की वैल्यू है क्यू नॉट, ठीक है। ये चार्ज है क्यू नॉट मेरी, और यहाँ पे ऑलरेडी इस पॉइंट पी पे ऑलरेडी फील्ड है, ठीक है। इस पॉइंट पी पे ऑलरेडी फील्ड है, तो उस फील्ड की वजह से इस चार्ज को एक फोर्स मिलता है, ठीक है। इस फोर्स को मैं डिनोट कर रही हूँ एफ पी से, इस फोर्स को मैं डिनोट किया बेटा एफ पी से, ठीक है। एफ फोर्स एट पॉइंट पी, है ना। तो अब मुझे फोर्स तो मिल गया, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता करना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पता करने के लिए हम क्या करते हैं, हमने जो चार्ज रखा है ना, उस जितनी फोर्स आई है उस फोर्स को हम डिवाइड कर देते हैं उस चार्ज से, ठीक है। यानी अगर मुझे इस पॉइंट पे लिख लो, इस इलेक्ट्रिक फील्ड at point P, that is EP, vector, it's a vector quantity, equals क्या होता है, फोर्स जितनी आई लगी है उस चार्ज पे एंड डिवाइडेड बाय दैट चार्ज which is experiencing the force, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या हो गया बताओ,
इस डेफिनेशन इस फॉर्मूला से क्या बोल सकते हो, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय पर यूनिट चार्ज, ठीक है, पर यूनिट चार्ज। तो आप बोलोगे कि मैम हम 1 कूलम चार्ज ही क्यों ना सिंपली पुट कर दें, बात में दम है ना। हम कह सकते हैं ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम कहते हैं फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट चार्ज एट दैट पॉइंट, तो हम 1 कूलम चार्ज ही डायरेक्ट पुट कर दें तो उसकी 1 कूलम पे जो फोर्स होगी दैट विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड। नहीं, 1 कूलम मैंने लास्ट क्लास में क्या बताया था, इट्स अ वेरी बिग अमाउंट, ठीक है, 1 कूलम बहुत बड़ी अमाउंट है। अगर 1 कूलम की चार्ज रखोगे ना तो वो उस जिस जगह पे रखोगे ना उसकी फील्ड को ही अफेक्ट कर सकती है, क्योंकि हर चार्ज की अपनी फील्ड होती है। 1 कूलम तो एक बहुत बड़ी चार्ज है, तो ये भी अपनी फील्ड जनरेट करेगा, तो वो उस स्पेस की क्या करेगा, फील्ड को हैम्पर कर सकता है। बिकॉज फील्ड जो होती है किसी भी पॉइंट पे अगर फील्ड निकालते हो ना, तो फील्ड भी क्या होती है, हर पॉइंट के फील्ड की वेक्टर सम होती है। तो हम बहुत स्मॉल चार्ज लेते हैं, ठीक है, लगभग लगभग ये जो क्यू नॉट है ना, वेयर दिस क्यू नॉट शुड बी वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल। इस बात को समझो, क्यू नॉट बहुत छोटी होनी चाहिए, है ना। और किसी भी अगर एफपी से इसको डिवाइड करोगे तो ये वैसे भी डेफिनेशन इसकी पर यूनिट चार्ज से ही आएगी, पर आप 1 कूलम की चार्ज यहाँ नहीं ले सकते, ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट। क्या करोगे आप, पहले वहां एक चार्ज रखोगे। अच्छा, इस चार्ज को हम नाम देते हैं बिकॉज एक स्पेशल चार्ज है, स्पेशल चार्ज नहीं है क्योंकि इसकी वजह से ही तुम इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करो, तो इस चार्ज को हम बोलेंगे टेस्ट चार्ज। क्या बोलेंगे, टेस्ट चार्ज। ये कोई ऐसा नहीं कि अलग से कोई चार्ज है ना, सिंपल चार्ज है जिसका नाम हमने टेस्ट चार्ज क्यों दिया, क्योंकि इस चार्ज से हम क्या टेस्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन लिख सकते हैं, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ई वेक्टर से डिनोट करते हैं बच्चों। एट एनी पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट is defined as or can be calculated as force, electrostatic force experienced by unit positive टेस्ट चार्ज। हाँ जी, इसकी डेफिनेशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है, यूनिट पॉजिटिव, यूनिट तो समझ आ रहा है लेकिन यहाँ पे ये पॉजिटिव भी होना चाहिए, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसे ही हमने शुरू से इसको ऐसे डिफाइन किया है, नेगेटिव होता तो फिर इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट आ जाती है, बिकॉज फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो हम इसकी एक तरीके से ही हम हर जगह कैलकुलेशन करेंगे, दैट द फोर्स एक्सपीरियंस्ड शुड बी बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। टेस्ट चार्ज नाम है बिकॉज इससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को टेस्ट करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज एट दैट पॉइंट, at that point, ठीक है। अब इसकी अलग से डायरेक्शन के लिए कुछ लिखना नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली यहाँ पे मैंने लिख दिया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी एक तुम्हारी वेक्टर क्वांटिटी है, तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन होगी वही तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। समझ आई बच्चों, फोर्स किस पे, पॉजिटिव चार्ज पे, ठीक है। तो ये हो गई तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। अब इस डेफिनेशन से, इस फॉर्मूला से क्या एक बात और समझ में आ रही है बच्चों, ये तो मैंने फॉर्मूला क्या निकाला कि अगर मुझे फोर्स पता है, अगर मुझे किसी क्यू नॉट चार्ज पे फोर्स पता है किसी पॉइंट पे, तो उस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। अच्छा, अगर मुझे किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, तो क्या हम उस पॉइंट पे कोई भी चार्ज रख लें और उस पे कितनी फोर्स लग रही है वो निकाल सकते हैं, बिल्कुल इसी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो आप लिख सकते हो दैट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय एनी चार्ज q at a point having इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एज ई वेक्टर, क्या हो जाएगा, एफ वेक्टर इक्वल सिंपली क्या हो जाएगा, क्यू इंटू ई वेक्टर, ठीक है। तो ये आप समझ पा रहे हो। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है ना बच्चों, ये स्पेस के हर पॉइंट पे अलग अलग होती है, ठीक है, हर पॉइंट पे इसकी वैल्यू अलग अलग होती है।
अच्छा, यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैंने लिखी है ना, या मतलब इस बात का ध्यान देना कि दिस इज, मैंने तुम्हें पहले क्या बताया कि हर चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है, बट इस फॉर्मूला में ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो मैंने लिखी है ना, दिस इज नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज स्मॉल क्यू। ये इस चार्ज के लिए ये कहलाती है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या कहलाती है बच्चों? ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाती है। इस बात को समझो, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, external electric field not due to this charge q, है ना? बिकॉज कोई भी चार्ज ना अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कभी भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर सकती। चाहो तो इसको तुम एक पॉइंट बना के लिख लो, ये सारे ना अलग अलग पॉइंट्स में लिख लो, ठीक है? एक पॉइंट बना के लिख लो कि एनी चार्ज या अ चार्ज cannot experience force due to its own field, its own field, its own field, ठीक है? नेक्स्ट थिंग लिख लीजिए, इट्स वेक्टर क्वांटिटी। ये तो बता ही दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी बच्चों, ठीक है? एंड अगर वेक्टर क्वांटिटी तो इसके कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगी, तो डायरेक्शन क्या होगी? ठीक है, पहले लिख लेते हैं इट्स पहले लिख लो इसकी यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट लिख लो, पॉइंट वाइज लिख लेते हैं। एसआई यूनिट क्या है इसकी? तो एसआई यूनिट आप फॉर्मूला से देख सकते हो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स फोर्स बाय चार्ज, है ना? तो क्या हो जाएगी एसआई यूनिट इसकी, बताओ? न्यूटन पर कूलम हो जाएगी क्या? हाँ। अच्छा, नेक्स्ट चैप्टर में जब आप पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन देखोगे ना, तो वहां से आपको एक और यूनिट पता लगेगी, वो होती है वोल्ट पर मीटर, ठीक है? तो अभी फिलहाल इसे लिख लो, इसे मैं नेक्स्ट चैप्टर में इसको मैं बता दूंगी कैसे आती है, ठीक है? तो 2 यूनिट इसकी हो गई एसआई यूनिट में। और अगर मैं साथ ही साथ इसकी डायमेंशन भी लिख दूं क्या? डायमेंशन भी अभी तो आपको निकालना आ गया ना, डायमेंशन। डायमेंशन क्या हो जाएगी? किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन क्या हो जाएगी? फॉर्मूला क्या है? फोर्स बाई चार्ज। फोर्स बाई चार्ज, फोर्स की डायमेंशन क्या होती है? ml_t-2, यानी m1l1t-2 डिवाइडेड बाय q। चार्ज की क्या होती है? at होती है ना? तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो हो जाएगा mlt पे पावर -3 आ जाएगा और a पे पावर -1 आ जाएगा। तो इट्स 1 in mass, 1 in length, -3 in time and -1 in करंट, ठीक है? तो ये ऐसा यूनिट हो गई। उसके बाद हम देखते हैं इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, सो इट्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है? लिख लो, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड is radially outward due to positive charge and radially inward due to negative charge, ओके? मतलब अगर मेरे पास 2 चार्ज है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो अलग अलग है। पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो फील्ड बनेगी वो आउटवर्ड होगी रेडियली, ठीक है? ये होगी ऐसी ऐसी कुछ फील्ड होगी, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं लाइन से डिनोट कर रही हूँ। और नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? टुवर्ड्स दी नेगेटिव चार्ज होगी, इनवर्ड होगी, रेडियली इनवर्ड होगी। क्लियर है बेटा? ठीक है? तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव चार्ज से निकलती है ना? और नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होती है। अगर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कहीं पे है, तो अगर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज होगी तो पॉजिटिव से निकलेगी और इन्फिनाइट पे जाके वो टर्मिनेट होगी, ठीक है? इन्फिनिटी पे या नेगेटिव पे। नेगेटिव चार्ज इनिशिएट हो, अगर नेगेटिव चार्ज है कहीं पे तो तुम्हारी जो फील्ड लाइंस है वो इन्फिनाइट से इनिशिएट होगी, इन्फिनाइट से आएंगी और नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होगी, अगर सिर्फ नेगेटिव चार्ज स्पेस में है तो, ऐसा कुछ। अच्छा, उसके बाद एक और बात यहाँ पे जान लो कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पे है
और हमें ये जानना है कि स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। तो आप क्या करो ना, वहां पे एक पॉजिटिव चार्ज छोड़ दो, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज की जो डायरेक्शन होगी दैट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगी ना वो किसी डायरेक्शन में लगेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगी। ये डेफिनेशन से भी तुम्हें समझ आ रहा है। तो अगर तुमने स्पेस में कहीं पे, तुम्हारे स्पेस में कहीं पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो कुछ ऐसे है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे है, तो आप क्या करो ना, यहाँ पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड में तुम क्या करो, एक पॉजिटिव चार्ज को रख दो कहीं पे। पॉजिटिव चार्ज जैसे यहाँ पे रखोगे वैसे इस पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगी ना बच्चों, वो इस फील्ड के डायरेक्शन में ही लगेगी। तो आपको पता लग जाएगा कि जो फील्ड है वो इसी डायरेक्शन में है, ठीक है। और अगर तुम नेगेटिव चार्ज छोड़ दोगे, नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगती है वो ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड लगती है, ठीक है। तो इसको चाहो तो नेक्स्ट पॉइंट में लिख सकते हो दैट अ पॉजिटिव चार्ज मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। या ऐसे लिख लो कि फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय पॉजिटिव चार्ज इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नेगेटिव चार्ज will be in opposite direction of negative electric field. This was all about electric field intensity. अब हम बात करते हैं डिफरेंट चार्ज कन्फिग्रेशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं बहुत बेसिक सी, हम पॉइंट चार्ज की बात करते हैं। चलिए, पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम कैसे निकालें, तो हमारा फॉर्मूला ही हम यूज करने वाले हैं, लिख लो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दैट इज ई वेक्टर। अगर ई वेक्टर लिखूं ना बच्चों तो समझ जाना मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात कर रही हूँ, क्योंकि वेक्टर सिंबल है ना यहाँ पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई वेक्टर ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्यू लिख दूं, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्यू, ठीक है। तो चलो देखते हैं, एक डायग्राम बना लेते हैं। अभी तो बेसिक सी बातें कर रही हूं मैं, इजी लग रहा है ना सब कुछ काफी। चलो, तो मान लेते हैं स्पेस में एक तुम्हारी प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है कहीं पे रखी हुई है ना। और इस चार्ज की वजह से हम स्पेस में किसी दूसरे पॉइंट पे, मान लो ये पॉइंट पे है, इस पॉइंट पे हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है ये निकालना। तो इस चार्ज की वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे निकालना हो तो मैंने क्या बताया, तुम ऐसे नहीं निकाल सकते, तुमको क्या करना होता है, एक टेस्ट चार्ज को रखना होता है। तुम क्या करते हो, यहाँ पे एक छोटी सी टेस्ट चार्ज रख देते हो जिसकी जो तुम्हारी है स्मॉल क्यू, ऑब्वियसली ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो इसे हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, दिस वन इज टेस्ट चार्ज, बिकॉज यहाँ पे हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। नॉमेनक्लेचर पे हमें ज्यादा ध्यान नहीं देना, और इसे बोलेंगे सोर्स चार्ज, थोड़ा पढ़ना इजी हो जाता है हमारे लिए, ठीक है। एग्जामिनेशन पर्पज से ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, बट तुम जब पढ़ोगे ना तो समझते हो तो अच्छा लगता है ना, फिर चीजें जल्दी याद होती हैं। तो ये सोर्स चार्ज है बिकॉज सोर्स है ये ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट कर रहा है, इट्स अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड ये टेस्ट चार्ज क्यों, क्योंकि इससे तुम टेस्ट कर रहे हो भाई इस पॉइंट पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये छोटी सी चार्ज है, ठीक है। तो अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू की वजह से यहाँ स्मॉल क्यू पे क्या है, तो अब क्या करें, जैसे स्मॉल क्यू को यहाँ पे रखा ना, इस स्मॉल क्यू ने क्या किया, एक फोर्स यहाँ पे फील किया इस डायरेक्शन में, मान लो। ऑब्वियसली आपने कूलम्ब्स लॉ में क्या पढ़ा है कि इनके बीच की अगर डिस्टेंस सपोज आर है, अगर ये इनके बीच के डिस्टेंस है आर, वेक्टर मान लेते हैं, आर वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर, लिख दो क्या कहीं पे, हियर आर वेक्टर इज द, ये सब चीजें तुम्हें पता है ना बच्चों, वेक्टर तो पढ़ लिया ना अच्छे से। आर वेक्टर हियर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ स्मॉल क्यू चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू प्लस क्यू चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पे आर वेक्टर यही है। तो प्लस क्यू चार्ज पे हमको निकालना है फोर्स निकालना है, पहले तो फोर्स निकालना है। तो फोर्स तो हम कूलम्ब्स लॉ से निकालेंगे ना, फोर्स तो हमें कूलम्ब्स लॉ से मिल जाएगी, तो यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन यही होगी बिकॉज यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स लगेगा। तो व्हाट विल बी द फोर्स, दिस फोर्स है ना। तो बताओ ये फोर्स क्या होगी, क्या ये फोर्स होगी के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाय आर स्क्वायर बच्चों। एंड वेक्टर के टर्म में तो यहाँ पे एक यूनिट वेक्टर डाल दो, the direction of r cap will be in the direction of r vector, ये तुम जानते हैं। तो यहाँ पे तुम्हारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, that will be from the formula we know that will be equal to f vector divided by what, this test charge q। तो यहाँ पे आप जब इसको डिवाइड करोगे तो स्मॉल क्यू कट जाएगा, तो तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई बच्चों, के क्यू बाई आर स्क्वायर एंड आर वेक्टर,
ठीक है। तो किसी पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है किसी पॉइंट चार्ज की वजह से क्या होती है, के क्यू बाय आर स्क्वायर। वेरी सिंपल। डायरेक्शन का तो पता तुम्हें लग जाएगा, अगर पॉजिटिव चार्ज होगी तो अवे होगी चार्ज से, और नेगेटिव चार्ज होगी तो टुवर्ड्स द चार्ज होगी। एंड दिस यू कैन फाइंड इवन बाय पुटिंग द साइन ऑफ द चार्ज। अगर तुम यहाँ पे हमेशा याद रखना, अगर वेक्टर में लिख रहे हो ना चीजों को, तो साइन के साथ पुट करोगे, चार्ज को साइन के साथ पुट करोगे तो ये पता लग जाएगा। नेगेटिव वैल्यू आएगी मतलब तुमने जो आर कैप की डायरेक्शन को कंसिडर किया था अवे वाली, तो उसकी नेगेटिव डायरेक्शन मतलब टुवर्ड्स द चार्ज आ जाएगी। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द पॉइंट चार्ज। ठीक है बच्चों, इसे तुम ऐसे भी लिख सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स क्या लिख सकते हो, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, तो अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो बस तुम्हें बस इतनी सी बात याद रखनी है, बस इतनी सी। एक चार्ज को उड़ा दो न्यूमरेटर से, ठीक है, कौन सी चार्ज उड़ा दो जो है ही नहीं स्पेस में, मान लो कैपिटल क्यू चार्ज की वजह से तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, तो कैपिटल क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर स्क्वायर। तो दिस वाज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अच्छा, इस फॉर्मूला से तुमसे मैं पूछूं कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड आर, यानी आर के साथ किसी पॉइंट से तुम अगर दूर जाते जाते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या फर्क पड़ता है। तो इसको हम ना एक ग्राफ से समझ लेते हैं। दिस ग्राफ इज द ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर। ठीक है, ये जीरो है मतलब ये वो पॉइंट है जहां पे चार्ज तुम्हारी रखी है कैपिटल क्यू की। तो इस पॉइंट पे अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे आर की वैल्यू क्या है, आर यहाँ पे क्या है बच्चे, जीरो है लगभग। ठीक है, और यहाँ पे इधर जाओगे, अगर बहुत दूर तक जाओगे तो आर क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। ठीक है, आर टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो देखो आर जीरो पे अगर आर की वैल्यू जीरो पुट करो डिनोमिनेटर में, तो क्या यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अनडिफाइंड हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे नॉट डिफाइंड होगा बच्चों। तो इस जगह पे हम कह सकते हैं ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट डिफाइंड, है ना। और यहाँ पे जाओगे अगर आर इन्फिनिटी पे तो कह सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो, है ना। और अगर ग्राफ ड्रॉ करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, है ना। जितने दूरी पे जाओगे तो इसकी ग्राफ कुछ ऐसी बनेगी। ठीक है, इसकी ग्राफ कुछ इस तरीके से, बिल्कुल जीरो को वो इस एक्सेस को टच करेगा बिल्कुल इन्फिनिटी पे जाके। ठीक है, कुछ ना कुछ वैल्यू होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अब बात करते हैं हम मल्टीपल चार्ज अगर हो स्पेस में तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे कितनी होगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। सिस्टम ऑफ चार्ज का मतलब हो गया ऑब्वियसली एक से ज्यादा चार्ज अगर हो तो किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालें। सिस्टम ऑफ चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे अगर निकालनी हो तो कैसे निकालें। अब बच्चों मान लो कि कहीं पे पॉइंट एक चार्ज है Q1, Q2 चार्ज है, Q3 चार्ज है एंड सो ऑन, कुछ पॉइंट चार्ज है डिस्ट्रीब्यूटेड है। और हमें मान लो इस पॉइंट P पे हमें क्या निकालना है, इस पॉइंट P पे हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। तो एक पॉइंट चार्ज की वजह से हमें पता है कितनी होती है। तो अगर वहां पे सिस्टम ऑफ चार्जेज हो तो हर पॉइंट चार्ज की वजह से सेपरेटली निकाल लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, फिर उनको आपस में ऐड कर दो। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगेन एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो जस्ट टेक द वेक्टर सम। इट्स जस्ट लाइक जैसे मल्टीपल चार्ज की वजह से आप फोर्स निकालते हो ना किसी चार्ज पे, ये बिल्कुल वैसे ही है। तो यहाँ भी बच्चों हम क्या यूज करते हैं, इट इज डन बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, ये भी वही है। यहाँ भी हमें वेक्टर सम लेना होगा बच्चों, इस बात का ख्याल रखो। तो यहाँ पे अगर मान लो गिवन है कि Q1 की डिस्टेंस इस पॉइंट से, जिस पॉइंट पे तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, R1 है, Q3 की जो सेपरेशन है इस पॉइंट से कितनी है, R3 है, और Q2 की सेपरेशन कितनी है, R2 है। तो यहाँ पे मुझे बताइए Q1 की वजह से जो फील्ड बनेगी, Q1 की वजह से जो फील्ड बनेगी क्या P पॉइंट पे कुछ इस डायरेक्शन में होगी, दिस इज E1, है ना। E2 यानी Q2 की वजह से जो फील्ड बनेगी क्या इस डायरेक्शन में होगी, E2, एंड Q3 की वजह से जो फील्ड बनेगी बच्चों वो क्या होगी, इस डायरेक्शन में बनेगी, क्या बनेगी, E3, है ना। तो यहाँ पे इनकी जो सम होगी ऑब्वियसली वेक्टर सम जो होगी, जो हम नेट अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाहेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड
net will be what? E1 vector plus E2 vector plus E3 vector. तो इस बात का ख्याल रखना, इट्स अ वेक्टर सम, इट्स अ वेक्टर सम। एक क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से समझने के लिए। देखो हमें क्या करना है, राइट डाउन, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, ई वेक्टर से डिनोट कर रही हूं मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ओ पॉइंट, एट ओ ड्यू टू ऑल चार्जेस एज शोन। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या किया, एक स्क्वायर है जिनकी वर्टिसेस है ए बी सी एंड डी। इनकी वर्टिसेस पे चार्जेस रखी हैं Q माइनस Q Q Q, ठीक है, और O इनकी क्या है, इनकी जो डायगोनल है उनकी इंटरसेक्शन पॉइंट है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है O। इस पॉइंट पे हमें क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। तो बारी बारी से हम सारे चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं। अच्छा, इस स्क्वायर की ना दे रखी है तुम्हारे साइड दे रखी है ए इज द साइड ऑफ द स्क्वायर, ठीक है, ये ओ पॉइंट है ए बी सी डी, ठीक है। तो अब इस बारी बारी से देखते हैं बच्चों, पहले देखते हैं हम ए की वजह से, जो चार्ज ए पे रखी है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या इस डायरेक्शन में होगी, नाम देते चलो इसकी ए, ठीक है। बी पे रखी हुई इलेक्ट्रिक, बी के पे रखी हुई चार्ज क्योंकि नेगेटिव है, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन टुवर्ड्स सी चार्ज होगी, तो क्या दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या है, ये है ई बी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज विच इज केप्ट एट बी, ठीक है। अच्छा, ए बी हो गया। सी की बात कर ले, सी पे पॉजिटिव चार्ज अगर मान के चले इसको क्यू को, तो इसकी वजह से आउटवर्ड होगी, अवे फ्रॉम दी चार्ज होगी, तो क्या होगा ये ई सी। अच्छा, व्हाट अबाउट द चार्ज विच इज केप्ट एट डी, क्या इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी अवे फ्रॉम द चार्ज होगी, तो इसकी भी डायरेक्शन क्या यही होगी, सेम टू सेम यही डायरेक्शन होगी। क्या ये भी डायरेक्शन होगी ई डी, ठीक है बच्चों। तो हमने देखा कि दो चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है वो बिल्कुल ऑपोजिट है और इक्वल भी है। इक्वल क्यों, क्योंकि चार्ज भी सेम है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है के क्यू बाई आर स्क्वायर। अब इस जगह पे देखो चार्ज भी सेम है, और डिस्टेंस भी सेम है, तो ऑब्वियसली दोनों की वैल्यू सेम होगी। अगर सेम है और बिल्कुल ऑपोजिट है तो क्या एक दूसरे को ये कैंसिल कर देंगे, हमें वेक्टर सम लेना है ना, तो वेक्टर सम ये कैंसिल कर देंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं इनकी, तो क्या ये दोनों सेम है, एक ही डायरेक्शन में है, तो क्या इनकी वेक्टर सम जो है सिंपली हम ऐड कर देंगे सिंपली बच्चों, ठीक है। तो इसको इरेज करूं मैं, क्या लिख सकते हैं हम, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है एट ओ इक्वल्स क्या हो जाएगी, ई ए वेक्टर प्लस ई सी वेक्टर प्लस ई बी वेक्टर प्लस ई डी वेक्टर, और इनकी सम क्या है, इनकी सम कंबाइंडली क्या है, 0 है, प्लस अब ये दोनों क्या सेम है एक ही डायरेक्शन में, तो क्या इनको सिंपली ऐड कर सकते हैं, तो ट्वाइस ऑफ एनी ऑफ द फील्ड लिखते हैं, ट्वाइस ऑफ कोई सी भी फील्ड निकालो, तो क्या हो जाएगी क्यू के क्यू बाई आर स्क्वायर। अब मुझे बताओ यहाँ पे आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, हाँ आर, क्या यहाँ पे आर इक्वल्स है ओ डी या ओ बी के, हाँ ओ डी या ओ बी क्या है बच्चे, क्या ये बी डी की हाफ है, क्या बी डी यहाँ पे √2a होता है, क्या इसकी वैल्यू आ गई a बाई √2, हाँ क्या a बाई √2 आ गई, होप ये विजिबल है आपको, दिख रहा, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे कंसिडर कर लिया है। तो यहाँ फर्दर हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, हाँ 2 इंटू के इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर, तो क्या ये लिख सकते हैं a बाई √2 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से फाइनली जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है कितनी आ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ रही है, ई वेक्टर इक्वल्स 4kq बाई ए स्क्वायर, स्क्वायर्ड है, ठीक है। तो ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड आई। अगर डायरेक्शन पूछा तो डायरेक्शन आप बता सकते हो टुवर्ड्स बी, इसकी तरफ है ना, बी की तरफ है, टुवर्ड्स बी।
नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जिनको हम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के नाम से भी जानते हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। ठीक है, अब देखो एक्चुअल में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होती, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखो एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इसकी डायरेक्शन तो है। ठीक है, तो किसी भी रीजन में अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ इन्फॉर्मेशन जाननी होती है ना, तो वहां पे कंसिडर कर लेते हैं इमेजिनरी लाइंस को। ठीक है, बिकॉज इमेजिनरी लाइन, ये जो इमेजिनरी लाइंस होती है जिनको हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का नाम देते हैं, ये हमें इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की इन्फॉर्मेशन देती है, लाइक डायरेक्शन क्या है या उसकी मैग्नीट्यूड। अगर मान लो दो अलग अलग रीजन है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दोनों जगह में पता है, तो इनकी डेंसिटी से थोड़ी बहुत हमको दोनों की कंपैरिजन पता लग जाती है। तो बेसिकली आप लिख सकते हो कि दीज आर इमेजिनरी लाइन, दीज आर imaginary lines in electric field which gives information about electric field strength in that region, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज तुम्हारी एमसीक्यूज में आ सकते हैं, क्वेश्चंस इस पे बनते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये वेरी इंपॉर्टेंट। देखो सबसे पहले ये कैरेक्टरिस्टिक लिख लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, इन पे अगर टेंजेंट किसी पॉइंट पे ड्रॉ करो, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट पे होगी ना, उसकी डायरेक्शन पता लग जाएगी। ठीक है, ड्यू टू ऑल द चार्जेस। तो आप लिख सकते हो कि द टेंजेंट टू these lines at any point gives the direction of net electric field due to all the charges। क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेगी ना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है कहीं भी, तो वो हर चार्ज की वजह से होती है, मतलब आपको बताया ना वेक्टर सम होती है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लाइंस होंगी, वो किसी भी पॉइंट पे आपको उस पर क्या करोगे, टेंजेंट ड्रॉ करोगे, तो आपको पता लग जाएगा। जैसे मान लो एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो ये तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, या एक और भी इससे अलग डायग्राम थोड़ा बनाओ। अगर मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, मान लो इस तरह की लाइन है, और मेरे पास ये दो पॉइंट है, एक पी पॉइंट यहाँ ले लेती हूँ, मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए, एक डायरेक्शन मुझे इस जगह पे चाहिए, एक डायरेक्शन मुझे यहाँ चाहिए। मान लो ये पी, ये क्यू है, ये आर है। ठीक है, ये चार्ज नहीं है बच्चे, ये क्यू, एक पॉइंट का नाम मैं दे रही हूँ। तो इन पे क्या करो, पी पॉइंट पे एक टेंजेंट ले लो, तो क्या टेंजेंट की डायरेक्शन ये हो जाएगी। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। यहाँ पे टेंजेंट की डायरेक्शन कुछ ऐसी हो जाएगी, तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट क्यू, एंड यहाँ पे टेंजेंट की डायरेक्शन कुछ ऐसी होगी, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट आर। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने लिखी है, दिस इज ड्यू टू ऑल द चार्जेस। ठीक है, जितने भी चार्ज स्पेस में प्रेजेंट हो सकते हैं, उनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, वो ये इन पॉइंट्स पे टेंजेंट लेने से हमें पता लग जाती है। सेकेंड प्रॉपर्टी है कि जो तुम्हारी डायरेक्शन होती है, जो तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होती है, लिख लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस originates from positive charge or infinity and terminates on negative charge
और इन्फिनिटी। अब क्या मतलब है, जैसे मान लो पॉजिटिव चार्ज है मेरी, ठीक है, और एक नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज की पहले बात कर लेते हैं। मान लो पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी जो इस पे अगर आप फील्ड अगर इसके अराउंड फील्ड लाइंस बनाओगे तो पॉजिटिव चार्ज से तुम्हें ओरिजिनेट कराना होगा इसे, तो दीज आर फील्ड लाइंस, ठीक है, दीज आर फील्ड लाइंस, दीज आर फील्ड लाइंस, ठीक है। इस तरह से ये कहाँ जा रही है, इन्फिनिटी पे जा रही है। तो ये कहाँ तक जाएगी, इन्फिनिटी तक जाएगी, बिकॉज इसके आसपास कोई अभी नेगेटिव चार्ज नहीं है। लेकिन अगर इसके पास अगर नेगेटिव चार्ज तुम रख दोगे ना, तो ये चार्ज कहाँ ये जो तुम्हारी लाइन से कहाँ टर्मिनेट होगी, नेगेटिव चार्ज पे। सिमिलरली अगर स्पेस में कुछ भी नहीं है, सिर्फ नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे तुम्हारी फील्ड लाइंस कहाँ टर्मिनेट होंगी बच्चे, नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होगी। कहाँ से आ रही है अभी फिलहाल, कहीं से आ रही है, इन्फिनिटी से आ रही है। तो आप कह सकते हो यहाँ पे ये जो लाइन्स है कहाँ से आ रही है, इन्फिनिटी से आ रही है। लेकिन अगर इनके बीच में बगल में पॉजिटिव चार्ज होगी तो ये लाइन्स कहाँ से आएंगी, पॉजिटिव चार्ज से आएंगी। सो दीज आर टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं बच्चों। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि अगर ये इंटरसेक्ट करेंगी, मान लो मेरे पास दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, अगर ये इंटरसेक्ट कर रही हैं तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जहाँ पे है, इस पॉइंट पी पे अगर मैं डायरेक्शन का पता करूँ, क्योंकि हमें पता है पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या बताती है कि किसी भी पॉइंट पे अगर तुम टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो दैट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे अगर मैं इस पॉइंट पी पे, जो कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है मेरा, अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता करूँ तो मेरे पास दो टेंजेंट बनेगी ना बच्चों। यहाँ पे मैं क्या कर सकती हूँ, दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकती हूँ। एक टेंजेंट कुछ ऐसी बनेगी, दूसरी टेंजेंट मेरी कुछ ऐसी बनेगी, ठीक है। एक टेंजेंट मेरी ऐसी बनेगी और दूसरी टेंजेंट ऐसी बनेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सिंगल पॉइंट पे मेरी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन अलग अलग आ रही है ना बच्चों। तो क्या पॉसिबल है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब हुआ कि इसकी डायरेक्शन फिक्स होनी चाहिए किसी पॉइंट पे। अगर डायरेक्शन दो अलग अलग डायरेक्शन है तो ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं हो सकती ना, तो इट्स इम्पॉसिबल, ठीक है। दो एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन इज नॉट पॉसिबल। तो इसलिए कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती किसी भी पॉइंट पे, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी भी रीजन में जिस उसकी डेंसिटी होती है ना, तो डेंसिटी से हमें थोड़ा और आइडिया लग जाता है, थोड़ा सा आइडिया लग जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का। तो लिख लो डेंसिटी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन एनी रीजन gives idea gives gives idea about strength of electric field in that region। कैसे आइडिया देगा, जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ज्यादा होगी। जैसे मैं एक एग्जांपल और ले लूं, मान लो ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मेरी है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। अब देखो मेरे पास मैंने दो पॉइंट लिया है, एक पॉइंट पी लिया, एक पॉइंट मैंने यहाँ लिया पी, और दूसरी पॉइंट मैंने यहाँ ली क्यू। मैं तुमसे पूछूं कि बताओ भाई कि पी और क्यू में से किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर स्ट्रेंथ की मैं बात करूं तो ईपी और ईक्यू कौन सी ज्यादा है, यहाँ वाली स्ट्रेंथ या यहाँ वाली। तुम देखोगे पी के आसपास की जो लाइंस है ना काफी पास पास है, मतलब यहाँ पे डेंसिटी ज्यादा है, और क्यू के पास लाइंस ना अलग अलग हो गई है तो डेंसिटी कम है। तो आप कह सकते हो कि ईपी इज ग्रेटर देन ईक्यू, बिकॉज ईपी जहाँ पे है पी पॉइंट पे डेंसिटी ज्यादा है। इसको ऐसे भी आप बता सकते हो कि नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया, अगर नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया इज मोर तो वहाँ पे डेंसिटी जो स्ट्रेंथ होगी वो ज्यादा होगी। इसको मैं समझा दूँ एक एग्जांपल लेके कि मान लो मैं यहाँ पे एक यूनिट एरिया की यहाँ पे एक सर्कल बनाती हूँ यूनिट एरिया की, तो ये दो लाइंस को इंसर्कल कर रही है। अगर यहाँ बनाओ एक सेम एरिया की बनाओ इंसर्कल करो, तो यहाँ पे सिर्फ सिंगल लाइन हम यहाँ पे इनक्लोज कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे देखो 3 लाइंस इनक्लोज हो रही है लगभग, और यहाँ पे सिंगल लाइन। तो आप देख सकते हो जितनी लाइंस इनक्लोज करेगी वन यूनिट की एरिया, वो वहां पे स्ट्रेंथ उतना ज्यादा होगा। तो ये फोर्थ प्रॉपर्टी थी। फिफ्थ प्रॉपर्टी में आप लिख सकते हो, फिफ्थ प्रॉपर्टी दैट
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अब ये जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जब पढ़ोगे ना उससे ये डिफर करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप नहीं फॉर्म करती, लिख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म अ क्लोज्ड लूप, अ क्लोज्ड लूप, ठीक है। यानी अगर मान लो एक पॉजिटिव चार्ज से तुम्हारी फील्ड निकली है ना, तो कभी भी ये वापस से अपने ऊपर ही टर्मिनेट नहीं कर सकती, बिकॉज ये हमेशा टर्मिनेट कहाँ करेगी, नेगेटिव चार्ज पे या फिर इन्फिनिटी पे। सो दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो ये थी आपकी 5 प्रॉपर्टी। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की अगर आपको थोड़ी सी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखनी है कि कैसी कन्फिग्रेशन होती है, कैसे दिखती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डिफरेंट सिचुएशन में, तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के लिए तो आप समझ सकते हो। अगर आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज है तो आउटवर्ड रेडियली, और अगर आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज है तो इनवर्ड रेडियली। अगर मेरे पास एक पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज साथ साथ में है, मान लो, नेक्स्ट पेज में चलते हैं, अगर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज साथ साथ है, मान लो मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो यहाँ पे फील्ड कैसे दिखेगी, यहाँ पे मेरी फील्ड कैसे दिखेगी, देखो पॉजिटिव चार्ज से निकलती है फील्ड, पॉजिटिव चार्ज से निकलती है, ठीक है, बहुत अच्छे, और नेगेटिव चार्ज पे हमें पता है टर्मिनेट होती है, नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होती है। तो जब आइसोलेटेड नहीं हो दोनों चार्ज तो इन्फिनिटी पे नहीं जाएगी, पॉजिटिव चार्ज से फील्ड निकल के कहाँ जाएगी, नेगेटिव चार्ज पे, पॉजिटिव चार्ज से फील्ड निकल के कहाँ जाएगी बच्चों, नेगेटिव चार्ज पे, ये फील्ड निकल के कहाँ जाएगी, नेगेटिव चार्ज पे। तो इस तरीके से these are the lines, these are the field lines। ये फाइनली कहाँ आ रही है, नेगेटिव चार्ज पे ऐसे घूम के आ रही है, कहाँ से आ रही है, पॉजिटिव चार्ज से आ रही है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का हो गया। व्हाट इफ देयर आर टू पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज, मतलब दो पॉजिटिव चार्ज ही तुम रख दो, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज से फील्ड निकलती है और नेगेटिव चार्ज पे फील्ड टर्मिनेट होती है, मतलब लाइंस टर्मिनेट होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे ये जो लाइंस है ना, ये रिपेल करेंगी। जैसे ये नेगेटिव चार्ज से ऐसे अगर कुछ नहीं होता तो ये आराम से ऐसे निकलती, अगर मान लो इसके बगल में पॉजिटिव चार्ज नहीं होता तो लाइंस ऐसे निकलती ना आराम से। हाँ, अब चूंकि नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये पॉजिटिव चार्ज पे तो टर्मिनेट नहीं हो सकती ना, तो ये क्या करेगी, यहाँ पे भी सेम सिचुएशन होगी, तो ये लाइंस ना आपस में रिपेल होंगी। कैसे होंगी, देखो यहाँ क्या होगा, देख लेते हैं। लाइंस निकली थी ऐसे, लेकिन ये ऐसे बिल्कुल इन्फिनिटी पे जाएंगे, बिल्कुल ऐसे, ठीक है, यहाँ से निकलेंगे और यहाँ से ऐसे इन्फिनिटी पे ऐसे जाएंगे, ये कभी भी मिलेगी नहीं, टच नहीं होगी, ठीक है, इस तरीके से। सो ये तुम्हारा नेचर हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। अगर दो पॉजिटिव चार्ज या अगर यहाँ दो नेगेटिव चार्ज होती तो बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर होता, बस यहाँ पे जो लाइंस जो डायरेक्शन होती वो टुवर्ड्स से नेगेटिव चार्ज होता। ये हो गया। और क्या ले ले, हाँ, अगर मान लो किसी जगह पे किसी स्पेस में तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है या तुम कह सकते हो कांस्टेंट है, तो उस जगह पे आपकी जो लाइंस होंगी ना बच्चों, वो लाइंस होंगी पैरेलल और इक्वी डिस्टेंस होंगी, ठीक है। लिख लो, फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, या कह सकते हो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके लिए जो लाइंस बनती हैं वो क्या होती है, पैरेलल होती हैं और इक्वी डिस्टेंस होती हैं। क्या होती है, पैरेलल एंड इक्वी डिस्टेंस, मतलब एक दूसरे के, यानी हर जगह पे डेंसिटी सेम होगी। देखो अब इससे पहले जो मैंने प्रॉपर्टी तुम्हें बताई है ना, फोर्थ वाली प्रॉपर्टी, दैट द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन एनी रीजन गिव्स आइडिया अबाउट स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर डेंसिटी अलग हो जाएगी, मतलब पर यूनिट एरिया जो नंबर ऑफ लाइंस पास करी अगर वो अलग हो गई, तो आप कहोगे ना डिफरेंट पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ अलग हो गई। लेकिन अगर मैं कह रही हूँ कि फील्ड मेरी यूनिफॉर्म है हर पॉइंट पे, एवरी पॉइंट, एट एवरी पॉइंट फील्ड इज इक्वल, फील्ड इज यूनिफॉर्म, तो हम कह सकते हैं कि जो डेंसिटी होगी हर जगह पे सेम होगी। तो ये बहुत ही, ये जो मैंने अभी अभी वाली कन्फिग्रेशन बताई है ना फील्ड लाइंस की, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे क्वेश्चंस आते हैं आगे भी। जब सेकंड चैप्टर में आप जाओगे तो वहां पे भी आपको समझ आएगा कि इस पर्टिकुलर कन्फिग्रेशन का काफी एप्लीकेशन है, काफी यूजेस है। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। पढ़ाई करते रहो, कीप स्टडिंग, स्टे सेफ, थैंक यू।